यादों का सफर भी कितना दिलकश होता है। जिंदगी के हर पड़ाव पर कभी स्वर्णिम स्मृतियाँ मन के दरवाजे पर दस्तक दे देती हैं, तो कभी दुख अवसाद के वो पल भी याद आते हैं जब आम आदमी अपने आप को निरा असहाय सा महसूस करता है। पर जीजी विशा हमें फिर से उम्मीदों की उस सड़क पर छोड़ देती है जहाँ एक नई ऊर्जा, कुछ उम्मीदें हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। आज हम आपको ऐसी ही यादों के उन गलियारों में लिए चलते हैं जहां अतीत की सौंधी खुशबू के साथ सुनहरी यादें बिखरी पड़ी हैं। ये सब हम नहीं, हमारे आज के मेहमान करेंगे। समकालीन साहित्य में एक जाना पहचाना मुस्कुराते हुए चेहरे का जिक्र हो तो वह वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आज की चर्चा में गए दिनों का सुराग लेकर हम चलते हैं इनके साथ। हिंदी साहित्य में वैचारिक विमर्श हो या आधी आबादी की चर्चा, व्यंग्य हो या आलोचना, हर विषय पर आपकी लेखनी की चमक दिखाई पड़ती है। पत्रकारिता से लेकर साक्षात्कार तक हर विधा में आपको पढ़ा जा सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी का। स्वागत है सर। मैं हूं प्रभात, आपका साथी, और मेरे साथ हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। आज हम बातचीत का सिलसिला, एक बार पहले भी इनसे हमने बातचीत की थी, तब व्यंग्य विधा पर की थी, लेकिन आज आपकी साहित्यिक यात्रा के कुछ पड़ाव हम देखेंगे और उनके बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद प्रभात जी। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आपसे दोबारा आपका सामना करने का सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे लिए खुशी की बात ये है कि मैं बॉक्स एफएम पर इसके हजारों लाखों श्रोताओं से मुखातिब हो रहा हूँ, और बॉक्स एफएम ने इतने कम समय में जो लोकप्रियता और प्रतिष्ठा अर्जित की है वो किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकती है। मुझे बॉक्स एफएम ने ये अवसर दिया है और मैं अपने पुराने मित्र प्रभात गोस्वामी जी के साथ बैठा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। तो मैं पहले बॉक्स एफएम के सारे दर्शकों का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ, और प्रभात जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सवाल जरा सरल पूछिएगा। जी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है सर। मैं तो बस एक छात्र हूँ, साहित्य का अध्येता हूँ, और आप जैसे मनीषी जब हमारे सामने बैठे हों तो वैसे भी बोलने की हिम्मत कम होती है। लेकिन चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हाल ही में आपका एक संस्मरण की एक पुस्तक आई है, गए दिनों का सुराग लेकर। संस्मरण हिंदी साहित्य की एक समृद्ध वो विधा रही है, और बहुत से बड़े बड़े साहित्यकारों ने समय समय पर संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण लिखने के पीछे कोई विशेष प्रेरणा थी, या आपको लगा कि आपके इस लंबे अनुभव से कुछ अच्छा सा निकाल के आप समाज को दें और उन नए लेखकों भी को समर्पित करें जो अब इस दिशा में बिल्कुल नए नए से हैं? प्रभात जी, इस सवाल के दो तरह के जवाब हो सकते हैं जी। एक जवाब जो आमतौर पर बड़े लोग दिया करते हैं वो हो सकता है कि मैं साहित्य को समृद्ध करना चाहता था, और आप जानते हैं मैं तो साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। कोई 35 साल मैंने साहित्य पढ़ाया है और अब भी मैं सीख रहा हूँ। तो मैंने साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के संस्मरण पढ़े हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं भी उन बड़े लोगों की कतार के अंत में खड़ा होने की तमन्ना रखता था। ये तो एक तरह का जवाब हो सकता था जी। लेकिन दूसरा जवाब, जो ईमानदार जवाब है, वो मैं यहाँ बॉक्स एफएम के अपने श्रोताओं के सामने देना चाहूँगा। और वो जवाब ये है, आप जानते हैं मैं सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हूँ, तो मैंने अपने अध्यापन जीवन के और अपने साहित्यकार वाले जीवन के कुछ संस्मरण यदा कदा फेसबुक पर लिखे, और वो लोगों ने न केवल बहुत सराहे, उन्होंने, जो उनमें से खासतौर से मेरे आत्मीय थे, उन्होंने ये आग्रह किया कि मुझे ऐसे संस्मरण और लिखने चाहिए। तो उनकी प्रेरणा लेकर मैंने इस तरह के कुछ संस्मरण लिखे, और धीरे धीरे मुझे लगा कि ये तो एक किताब की सामग्री हो गई है।
अब मैं ये और कह दूं कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। मेरे मन में ये कहीं विचार नहीं है कि मैं किसी को प्रेरणा दूंगा, रास्ता बताऊंगा, मेरे लिखे से किसी का जीवन संवर जाएगा। मैं तो स्वांतः सुखाय लिखता हूं, मुझे लिखना अच्छा लगा और शायद लोगों को पढ़ना भी अच्छा लगा। जी, आपने ये जो आपका संस्मरण का सिलसिला है, इसकी जो पुस्तक है, इसका शीर्षक नासिर काज़मी एक बड़े नामी शायर हैं, उनके एक शेर से लिया कि गए दिनों का सुराग लेकर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब भी हम किसी शेर के मतले या किसी गज़ल के मतले या शेर को अगर हम लेते हैं शीर्षक में, तो पढ़ने वाले पाठक को सबसे पहले ध्यान उस शख्सियत का आता है जिसका ये शेर है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उस पाठक को थोड़ा सोचने पर ये मजबूर करता है कि इसका शीर्षक ये, तो कहीं ये किताब अंदर भी उसी व्यक्ति की होगी? हाँ, ये आपका सवाल सुनकर मुझे लग रहा है कि मुझे इस दृष्टि से भी सोचना चाहिए था। लेकिन जब मैंने ये संस्मरण इकट्ठे कर लिए और एक किताब का रूप इनको दे लिया, तो थोड़ा सा मेरा उत्तर विस्तृत होगा। मुझे लगता है आप इस बात की अनुमति देंगे। जी। प्रभात जी, अब तक मेरी जितनी भी किताबें प्रकाशित हुई हैं, उनमें से शायद 99% किताबों के शीर्षक मेरे मित्र और हिंदी के बड़े आलोचक डॉक्टर माधव हाड़ा ने दिए हैं। जी। मैं लिखता हूं और उनको कहता हूं कि भाई इसका शीर्षक बताओ, और वो चाहे उस समय की पंचायत हो, जो देश हम बना रहे हैं, सचेत का सद्य, ये सारे के सारे शीर्षक, समाज का आज, ये शीर्षक उन्होंने दिए हैं। अच्छा। इसका भी शीर्षक मैंने उनको देने का आग्रह किया। बहुत दिनों तक हम लोगों के बीच में संवाद चलता रहा, वो सुझाते रहे और मुझे लगा कि इससे और बेहतर होना चाहिए, इससे और बेहतर होना चाहिए। जी। इसी बीच आप जानते हैं मुझे संगीत का भयंकर वाला शौक है। जी, और मैं अगर घर में हूं तो कुछ न कुछ बजता रहेगा। अलेक्सा के कारण और भी आराम हो गया है। तो एक दिन मैं गुलाम अली की गजलें सुन रहा था और नासिर काज़मी की ये गजल बजी, और जैसे ही वो गए दिनों का सुराग लेकर कहां से आया कहां गया, वो पंक्ति आई, मुझे लगा अरे ये तो मेरी किताब का शीर्षक हो गया। अब शीर्षक किताब का कैसा हो, इस बारे में मेरा एक निश्चित सोच है। मुझे लगता है कि शीर्षक कुछ बताता हो और कुछ छिपाता हो। अगर सब कुछ कह देगा शीर्षक तो कोई किताब क्यों पढ़ेगा? और अगर शीर्षक का संबंध आपकी विषय वस्तु से हो ही नहीं तो उसके होने का क्या औचित्य है? तो मुझे लगा कि इसमें गए दिनों का सुराग लेकर तो एक अतीत की तरफ इशारा हो रहा है। और पता नहीं ये गुलाम अली के प्रति मेरी मोहब्बत है या नासिर काज़मी मेरे प्रिय शायर हैं, लेकिन ये शीर्षक मुझे जच गया। लेकिन बाद में मैंने जब इस बात पर विचार किया तो मुझे 2-3 चीजें याद आई। अब हम लोग, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हरिशंकर परसाई का ध्यान आए बिना कैसे रहेगा? आपको भी ध्यान है प्रभात जी कि हरिशंकर परसाई की एक किताब का शीर्षक है हम एक उम्र से वाकिफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शीर्षक आप जानते हैं फैज अहमद फैज की एक रचना से लिया गया है। वो शेर है, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, अब न समझाओ कि लुत्फ क्या है, मेरे मेहरबां सितम क्या है। और जब इस किताब को मैंने याद किया तो मुझे काशीनाथ सिंह की संस्मरण पुस्तक याद आई। उनकी किताब का शीर्षक है याद हो कि न याद हो, और वो मोमिन खां मोमिन का बड़ा प्रसिद्ध शेर है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद। और फिर एक नई लेखिका, अपेक्षाकृत नई लेखिका पल्लवी त्रिवेदी की एक किताब पिछले समय आई है, जिक्रे यार चले। वो फिर फैज के पास जाती हैं। फैज कहते हैं, कफस उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्रे यार चले। तो जिक्रे यार शीर्षक उन्होंने फैज से लिया। अब अपने बचाव में आपने जो सवाल किया था, अपने बचाव में मैं एक छोटी सी बात ये कहूँ कि लोग शायरी वगैरह सुनते तो बहुत, लेकिन नासिर काज़मी भारत में शायद इतना जाना पहचाना नाम नहीं है जितना गालिब या मीर है। तो मुझे जो आपने आशंका व्यक्त की है, मैं उससे थोड़ा अपने को मुक्त पाता हूँ कि नासिर काज़मी शायद किसी को याद ना आए और शीर्षक चल जाए। तो क्योंकि मेरे भी बहुत से व्यंग्य में फिल्मी गानों की पंक्तियों शीर्षक बनी, और
एक बार नेहा शरद जी, जो मूर्धन्य व्यंग्यकार शरद जोशी जी की पुत्री हैं, उन्होंने मेरी एक किताब पर समीक्षा करते हुए एक सुझाव दिया था मुझे कि प्रभात, मैं तुम्हें ये सुझाव दे रही हूँ कि भविष्य में जब कभी आप लगें तो इन गानों के पंक्तियों से बचना चाहिए। अच्छा। तो मुझे उस वक्त मैं भी कुछ असमंजस में था कि क्या ये सही है या नहीं है। आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे मूर्धन्य साहित्यकार मेरे सामने बैठे हैं, तो आप जो जवाब देंगे मैं भविष्य में अपना जवाब उसको बना लूँगा। आपने अभी माधव हाड़ा जी का जिक्र किया। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जैसे जिनसे बड़े गहरे तक जुड़े होते हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाती है। आइए सुनते हैं। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल वर्षों से मेरे आत्मीय और अग्रज हैं। हिंदी के कई अनुशासनों में उनकी सक्रियता है। वे एक साथ कथा आलोचक, अनुवादक, यात्रा वृत्तांतकार और स्तंभ लेखक हैं। उनका गद्य असाधारण है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनका गद्य है। हिंदी में इतना सरल, सहज और प्रवाहमय गद्य कम मिलता है। उनका गद्य बातचीत और संवाद का मुहावरेदार गद्य है। वे छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं और इस तरह सीधे पाठकों को प्रभावित करते हैं। बातचीत के मोड़ पड़ाव और उठापटक उनके गद्य में साफ दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने इधर समसामयिक विषयों पर निरंतर लेखन किया है। अक्सर हिंदी के बड़े लेखक अपने आस पड़ोस के बजाय ग्लोबल विषयों पर लेखन करते हैं, लेकिन डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल की विशेषता है कि वे अपने आस पड़ोस पर अपने को एकाग्र करते हैं। उनकी चिंताओं और उनके सरोकारों में उनका आस पड़ोस है। हमारे दैनंदिन जीवन की सामान्य उठापटक और सांस्कृतिक चिंताएं उनके लेखन में बराबर दिखाई पड़ती है। वे वर्षों से स्तंभ लेखन कर रहे हैं और उन्होंने इस तरह के मुद्दों को अपने स्तंभ लेखन में उठाया। हिंदी में उन्होंने यात्रा वृत्तांत को भी नया आयाम दिया है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत पर लिखने वाले लोग कम हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने असाधारण प्रकार के यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जिनको पाठकों का सम्मान प्राप्त है। हिंदी भाषा के वरिष्ठ लेखक और आलोचक हैं। वे हिंदी भाषा का अध्यापन करते रहे। दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल को हम लोग प्यार से दुर्गा बाबू कहते हैं। दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल हिंदी भाषा के वरिष्ठ आलोचक और लेखकों में शुमार किए जाते हैं। आलोचक का काम आलोचना लिखना तो होता ही है, लेकिन दुर्गा बाबू के लिए आलोचना इससे बढ़कर भी काम है। वो इसलिए कि मेरी जानकारी में दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल ने जितने नए लेखकों की, जो भी उभरते हुए लेखक हैं, नए लेखक हैं, उनकी अपने सुझावों से, अपनी सलाहों से जो सहायता की है और उनको लेखक बनने में जो मदद की है, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि दुर्गा प्रसाद अग्रवाल की आलोचना की बहुत किताबें हैं, शिक्षा पर किताबें हैं, कथेतर गद्य की कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक हैं दुर्गा बाबू। और अभी हाल में उनके संस्मरणों का एक संकलन आया है, जो निश्चित ही पढ़ने के लायक होगा, जिसमें उन्होंने अपने समकालीन मित्रों, लेखकों, कवियों के संस्मरण लिखे हैं। ये किताब अभी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी इस पुस्तक को पढ़ने में है। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जयपुर में रहते हैं और जयपुर में रहते हुए वे जितने भी नए पुराने लेखक हैं उनके संपर्क में, यहाँ की साहित्यिक दुनिया की धुरी हैं, ऐसा समझिए। दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल ने न केवल आलोचना और लेखन में काम किया है, बल्कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी भाषा और तकनीक का जो नया दौर शुरू हुआ है, उसके वे एक तरह से एक्सपर्ट हैं। कि चाहे इंटरनेट पे हिंदी हो या ब्लॉग हो या दूसरी जो चीजें हों, जो सोशल मीडिया का विस्तारित एक उपक्रम है, उसके वे बहुत जानकार हैं। इस उम्र में भी हमारे जैसे नए लोग जो अटक जाते हैं कभी कभी इस तकनीक में, तो वो बड़े उससे दुर्गा बाबू को पूछते हैं और वो आपकी सहायता करते हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि दुर्गा प्रसाद अग्रवाल हमारे बीच में बने रहें और हमें सलाह देते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें। बहुत शुभकामनाएं। तो आपने अभी दो संदेश, पहले माधव हाड़ा जो उदयपुर से हमारे साथ जुड़े थे, और उसके बाद कृष्ण कल्पित जी जो जयपुर से
कवि और साहित्यकार हैं हमारे साथ जुड़े। बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं श्रोताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि बॉक्स एफएम के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहें तो हमारे नंबर 7339990969 पर आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम को सीधे सुन रहे हैं तो आप चैट रूम में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल हम तक भेजिए, हम उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। सर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रभात जी, आप अगला सवाल करें उससे पहले एक छोटी सी चर्चा शीर्षक के संदर्भ में मैं और करना चाहूँगा। स्वागत है। पिछले दिनों हमारे एक मित्र की किताब आई, उसका शीर्षक मुझे बड़ा रोचक लगा जी। किताब का शीर्षक है कानों देखी, और ये मुझे रोचक इसलिए लगा कि 2008 में मेरी एक किताब आई थी जिसका शीर्षक था आँखन देखी। अब आँखन देखी वो अमेरिका यात्रा के संस्मरण थे। अभी कल्पित जी ने और माधव हाड़ा जी ने जिक्र किया कि मैंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, तो वो आँखन देखी यात्रा वृत्तांत की किताब थी। और तब भी शीर्षक के लिए मेरी उलझन थी, मुझे कबीर दास याद आए, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन देखी। और वहां से वो शीर्षक मैंने पकड़ लिया जी। लेकिन बाद में अगर आपको याद हो, एक माई लव फिल्म थी जिसमें आनंद बख्शी का एक गीत था, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। और उसमें एक पंक्ति आ रही थी, तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, कि बने ये नजर जुबां कैसे, ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है जी। अब इस ना निगाहों को, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है जी। और ये हमारे मित्र प्रभात गोस्वामी जी ने अपनी किताब का शीर्षक बनाया कानों देखी जी जी। अब वो कान से देख रहे हैं तो ये जो शीर्षक का जो एक अभिनव प्रयोग है वो मुझे लगता है कि ऐसा शीर्षक देखकर तो कोई भी इस किताब को पढ़ने के लिए पागल हो जाएगा सर। बहुत तो मुझे लगता है शीर्षक हो तो ऐसा हो। सर शुक्रिया आपका। ये भी एक जब मैं सरकारी सेवा में था तब ये उस दौर का अनुभव था। एक तो अनुभव हमारे महाभारत में ही मिलता है कि जब संजय धृतराष्ट्र को पूरा आंखों देखा हाल सुना देते हैं दिव्य दृष्टि से, लेकिन हमारे यहाँ दिव्य दृष्टि नहीं थी। हमारे यहाँ तो वैसे एक खालिस दृष्टि थी कि किसी भी अधिकारी के कान में अगर कोई मातहत या कोई चमचा धीरे से फुसफुसा दे कि भाई प्रभात गोस्वामी एक अच्छे आदमी नहीं है, तो अधिकारी मेरे काम को नहीं देखता, मुझे नहीं देखता, वो उस कान से सुनी हुई बात को सच्चाई मानता है। और यही से यह शीर्षक निकला कानों देखी, कि कान से देखते हैं अधिकारी। तो ये एक तरह से बात चली। चलिए वापस लौटते हैं बातचीत में। संस्मरण में ऐसी कौन सी वो ख़ास बातें होती हैं जो उसे यात्रा वृत्तांत या उपन्यास आदि किसी अन्य विधा से अलग बताता है? देखिए प्रभात जी, उपन्यास या कहानी की अगर हम बात करें और उसके सामने हम संस्मरण को रखें तो एक अंतर तो बहुत स्पष्ट हो जाता है, और वो ये कि उपन्यास या कहानी कल्पना से उत्पन्न है जबकि संस्मरण वास्तविक अनुभव से उत्पन्न है। बिल्कुल। अब वो जो कल्पना से उत्पन्न कथा साहित्य है वो आपको चाहे कितना ही वास्तविक क्यों न लगे, लेकिन आप जब राग दरबारी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि शिवपालगंज एक कृत्रिम, एक काल्पनिक स्थान है जी। या प्रेमचंद का गोदान आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि होरी और धनिया नाम के कोई लोग नहीं थे, लेकिन वो फिर भी यथार्थ के निकट हैं। वो समाज को प्रतिनिधित्व, वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो वास्तविक हैं, यथार्थवादी हैं, लेकिन यथार्थ नहीं है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कथा साहित्य तो काल्पनिक है। इसके बरक्स अगर आप संस्मरण की बात करें तो संस्मरण पूरी तरह यथार्थ आधारित होता है। बिल्कुल। मुझे जीवन में कोई व्यक्ति मिला, मेरे साथ कोई घटना हुई, मैं उसको लिख रहा हूँ, उसमें मुझे बदलाव करने की कोई अनुमति नहीं होती है जी। लेकिन थोड़ा बहुत एडिटिंग हो जाता है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ पॉलिशिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत उसमें आप
विधागत कौशल ले आते हैं, थोड़ा सा आप उसको रोचक बना देते हैं, क्रम थोड़ा बदल देते हैं, इतना होता है। तो सबसे बड़ी बात तो होती है यथार्थ जी। दूसरा देखिए, हम लोग जो लंबी जिंदगी जी चुके हैं, जीवन में कितने सारे अनुभव होते हैं, लेकिन सारे अनुभव तो हम नहीं लिखते हैं। बिल्कुल। तो अनुभव का खास होना भी बड़ा जरूरी है। संस्मरण, अब दिन में आप कितने सारे लोगों से मिलते हैं, कितनी सारी बातें होती है, लेकिन वो सब न तो आपकी स्मृति में रहती है, और अगर रहती भी है तो आप तय करते हैं कि उसमें भूसा साफ कर दें और जो काम की चीज है वो उसको ले लें। सार सार को गही सार कर पोथा दे उड़ाए। बहुत बढ़िया। तो मैं एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ, वैसे आपने काफ़ी कुछ तो बता दिया है। जो लोग आज की नई पीढ़ी में बहुत से लेखक हैं जो संस्मरण लिखना चाहते हैं, तो वो कौन से टूल्स हैं, ये क्या ख़ास बातें एक संस्मरण में होती है जो उसे जीवंत बनाए और उसे रुचिकर इतना बना दे कि पाठक उसको पढ़ने के लिए लालायित हो जाए? प्रभात जी, मैं तो जब किसी का लिखा हुआ पढ़ता हूँ और अगर मुझे सलाह देने की कोई संभावना वहाँ नज़र आती है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसे आप ज़रा तटस्थ होकर ये सोचकर कि आपने ये नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, उसे पढ़कर देखें। और अगर आपको लगे कि ये पढ़ने काबिल है, देखो जब मैं कुछ लिखता हूँ ना, तो मुझे तो वो बहुत प्रिय लगता है। तुलसीदास ने कहा है, निज कवित के ही न लागे नीका। अपना लिखा हुआ किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब मैं दूसरे का लिखा हुआ पढ़ता हूँ तो मैं तुरंत कहता हूँ कि यार इसमें तो मजा नहीं आया, ये तो बहुत बोरिंग है। तो आप अपने लिखे को दूसरे की निगाहों से पढ़िए और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आगे बढ़ाइए, पहली बात जी। दूसरा, अब भाषा का संस्कार बहुत बदल गया है। आज से 40-50 साल पहले जिस तरह की भाषा लिखी जाती थी, बहुत औपचारिक, बहुत कृत्रिम भाषा, वो उस समय की मांग थी। आज वैसी भाषा, पंडिताऊ भाषा कोई नहीं पढ़ना चाहता है। आज हर पाठक संवाद की भाषा में आपसे बात पढ़ना चाहता है जी। तीसरी बात मुझे लगती है कि लोग अब विस्तार पसंद नहीं करते हैं। आप देखते हैं ना, सारी विधाओं में ये हो गया है, पहले 500-500, 700-700, 800-800, 1000 पेज के उपन्यास, 2-2 खंडों वाले उपन्यास हम लोग पढ़ लेते थे। कविता में एक विधा थी महाकाव्य। अब वो विधा ही गायब हो गई है, क्योंकि आज किसी को इतना धैर्य नहीं है कि वो आपकी लंबी चीज पढ़े। तो आप जल्दी से जल्दी अपने मुद्दे पर आइए, बहुत लंबी भूमिका मत बनाइए, बहुत विस्तार मत कीजिए, बहुत अतिशयोक्ति मत कीजिए। जो लिखना है आप लिख दीजिए। और एक और बात कि अपने लेखन को अपने हिसाब किताब का माध्यम आप मत बनाइए। आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप वो दुश्मनी लेखन में मत निकालिए, उसके लिए जीवन में बहुत सारे दूसरे अवसर होंगे। और इसी तरह अगर आपके किसी से बहुत अच्छे संबंध हैं तो आप उनकी प्रशंसा का माध्यम भी उसको मत बनाइए। जितना संभव हो आप यथार्थ पर रहिए, क्योंकि आप भले ही ना पकड़ें, आपका पाठक जल्दी से पकड़ लेता है कि आपकी नीयत अच्छी है या खराब है। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही है आपने। और डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, बातचीत का सिलसिला हम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए 2 और व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे वे लोग हमेशा ही अच्छे लगते हैं जिनके मेरुदंड झुके हुए न हो, जिनकी मुस्कान से उम्र ढक जाती हो, बातचीत में अपने आग्रहों के बावजूद संवाद की गांठें न हो, ठाके भी लगाएं और कार्टून की तरह नुकीली चुभन भी दे जाएं। बहुत कुछ ऐसा ही पाया अग्रज मित्र डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल में। बात 1965 से 70 के बीच की है। मेरी और उनकी उच्चतर शिक्षा उदयपुर के महाराणा भोपाल कॉलेज में हुई, यद्यपि मैं उनका काफी जूनियर रहा। राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत वे प्राध्यापक, प्राचार्य और संयुक्त निदेशक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रदूत में उनके संपादकीय विश्लेषण और समावेशी चिंतन से लुभाते रहे। एक सजग आलोचक के रूप में तो उन्होंने जगह बनाई है। उनकी लेखन शैली में लालित्य, विचार, व्यंग्य और हास्य के रसायन बहुत आकर्षक है। साहित्य और पत्रकारिता में जो दूरियां आज दिखाई पड़ती हैं, वे उनके संपादकीयों में नहीं है। उनके राष्ट्रीय और वैश्विक सरोकारों में बेचैनियां हैं, प्रहार हैं, विश्लेषण हैं, मगर रास्ते भी हैं। उनकी 3 पुस्तकों की झलक मैंने भी देखी है। आधी आबादी के किस्से शीर्षक ही दिशा बोधक, कला, संस्कृति और
शिक्षा जैसे विषयों पर उनका अधिकार है। वे परिवर्तन के सदाबहार अक्ष पर जीते हैं, इसीलिए चाहे मिथक हो या विज्ञान, वे अपने समय के उपयोगी चिंतन को पाठकों तक ले जाते हैं। पड़ोस का समय और गए दिनों का सुराग लेकर उनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें हैं। उस संस्मरणों की इस दुनिया में एक लंबा कालमान है, जिसमें ठहाके भी हैं, स्मृतियां भी हैं, छुअन भी है, विमर्श भी है, किस्सा गोई भी है और वैचारिक विवेक की परिणति भी। जयपुर और चेन्नई की दूरी के बावजूद वे सोशल मीडिया में अत्यधिक सक्रियता के कारण दूर नहीं हो पाते। ये थे हमारे साथ में चेन्नई से जुड़े हुए श्री BL आच्छा, जो साहित्यकार भी हैं, व्यंगकार भी हैं और आपके साथ आपके सानिध्य रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं एक और संदेश। मैं नीलिमा टिक्कू जयपुर से डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी का आप साक्षात्कार ले रहे हैं। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर अग्रवाल सरल सौम्य स्वभाव के साथ ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आप शिक्षाविद होने के साथ ही साहित्य में, विशेषतः कथेतर विधाओं में विशेष हस्तक्षेप रखते हैं। अपने लेखों, निबंधों, संस्मरणों के माध्यम से आम और खास जन को जागरूक करते हुए समय की नब्ज को बखूबी पकड़ते हुए सटीक प्रहार करते हैं। आप एक अच्छे अनुवादक, संपादक होने के साथ ही बेहतरीन आलोचक हैं। विभिन्न साहित्यिक मंचों के माध्यम से आपके सारगर्भित प्रभावशाली वक्तव्य सुनकर लाभान्वित होने का अवसर अक्सर मुझे मिलता रहा है। आपकी ऊर्जा और निरंतर सार्थक सक्रियता प्रेरक है। आपकी लेखनी की निरंतरता की कामना करती हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। और आपकी लिखित पुस्तकों पर अपने विचार व्यक्त करने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। इतना शानदार आपका लेखन है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सर, आपका और प्रभात जी का हार्दिक अभिनंदन है। नीलिमा जी इस समय बोस्टन अमेरिका में हैं और वहाँ से उन्होंने ये संदेश हम तक पहुँचाया है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि संस्मरण लिखते हुए कोई भावुक पल या कुछ भावनाएं लेखक पर हावी हो जाती हैं। क्या इसे आप उचित मानते हैं या यथार्थ और भावनाओं के बीच एक संतुलन बनाए रखते हुए संस्मरण लिखना चाहिए? प्रभात जी, आपने तो खुद ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जी। फिर भी क्योंकि प्रश्न मेरी तरफ आया है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं कुछ तो कहूँ। अब देखिए, हम मनुष्य हैं, हम कोई जड़ वस्तु नहीं है, यंत्र नहीं है। तो हम में भावनाएं तो हैं और रहेंगी। अब किसी की अच्छाई से हम अभिभूत ना हों, ये तो बड़ी गलत बात होगी। और किसी की बुराई पर हमें गुस्सा ना आए, ये अस्वाभाविक बात होगी। तो ये जो आपका खुश होना है, आपका नाराज होना है, ये आपके लेखन में भी क्यों नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आएगा तो ऐसा लगेगा कि वो AI से आपने कुछ लिखवा लिया है जी। तो आना तो चाहिए, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने अपने उत्तर में, अपने प्रश्न में कह दिया, तो मुझे लगता है कि एक संतुलन होना चाहिए। आप यथार्थ की दामन पकड़े रहें, उसको छोड़ें नहीं। आप भावनाओं में इतना न बह जाएं कि मूल से बहुत दूर चले जाएं। लेकिन अगर भावनाएं नहीं होगी तो वो यांत्रिक लेखन होगा और वो लेखन किसी को प्रभावित नहीं करेगा। जी बिल्कुल। श्रोताओं, हम आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि आज बॉक्स FM के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल बातचीत कर रहे हैं। यदि आप भी इनसे कुछ सवाल करना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर 7339990969 पर आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आप हमारे चैट रूम में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल लिखकर हमको भेज दीजिए। हम आपको उसका जवाब दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, एक जगह आपने लिखा है कि अपनी आलोचना के मामले में हिंदी के अधिकांश रचनाकारों की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है। इस परिप्रेक्ष्य में आपको आज के दौर में हिंदी आलोचना का भविष्य कैसा दिखाई देता है? ये समस्या आज के दौर की नहीं है, शायद हर दौर की थी जी। लेकिन अब अंतर ये पड़ गया है कि तकनीक जिस तरह से हमारे जीवन में आ गई है, हमारे लिए अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देना बहुत आसान हो गया है जी। इससे स्थिति थोड़ी सी जटिल हुई है। अब एक ज़माना था जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते थे
या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते थे, या नगेंद्र लिखते थे, या रामविलास शर्मा लिखते थे, जी तो एक तो उनका कद इतना बड़ा था कि उनकी तरफ कोई उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचता, और दूसरा अगर उन्होंने कुछ लिख दिया तो उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए आपके पास अवसर भी बहुत कम थे। आप एक लेख लिखेंगे, किसी पत्रिका में भेजेंगे, संपादक को वो पसंद आएगा तो वो उसको प्रकाशित करेगा। आज ऐसा नहीं है। आज आप कुछ लिखते हैं और उस पर तुरंत लोग अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, और बिना किसी फिल्टर के वो प्रतिक्रिया सार्वजनिक हो जाती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों आलोचना पत्रिका का एक कविता वाला विशेषांक आया, और उस पर किस तरह की घनघोर प्रतिक्रियाएं तुरंत फेसबुक पर आने लगी। ये हो गया है। लेकिन जो बात मैंने कहीं लिखी है, शायद आपने इस किताब में से ही इस बात को पकड़ी है, और इस किताब में एक संस्मरण है उस बात को लेकर। अब हम लोग, जैसा कल्पित जी भी मेरे बारे में कह रहे थे, हम लोग सारे लेखक मित्र हैं, छोटा सा लेखक समाज है, मिलते रहते हैं। अगर कोई आयोजन हुआ, आपकी किताब पर चर्चा है, उस किताब पर अगर मैंने कुछ कह दिया तो मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप उसे मेरी सद्भावना के साथ ग्रहण करेंगे, मेरा जैसा सोच है उस तरह ग्रहण करेंगे। लेकिन मेरा पिछले कई वर्षों का अनुभव ये रहा कि अगर आपने किसी की सराहना की तो वो ये मानेगा कि हाँ, मेरा तो लिखा हुआ सराहना के काबिल है ही, करनी ही थी। लेकिन अगर आपने 20 सराहना की और 2 कमियों की तरफ चाहे कितनी ही विनम्रता से इंगित क्यों ना कर दिया हो, वो या तो आपकी नियत पर शक करेगा, और अगर थोड़ा उदार हुआ तो वो कहेगा कि इनको साहित्य की कोई समझ नहीं है। लेकिन वो आपकी बात को स्वीकार कभी भी नहीं करेगा कि उसमें कुछ, उसके लेखन में कुछ कमी है। तो इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा कि आलोचना के मामले में हिंदी लेखकों की पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर है। जो मित्र चाहें वो इस किताब में मेरा एक लेख है उसे पढ़ सकते हैं। उसमें नाम मैंने किसी के नहीं लिए हैं, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। लेकिन मैं आप कहें तो 2-3 पंक्तियों में उसकी बात कहूँ। स्वागत। हुआ ये कि मैं सिरोही कॉलेज में तब पदस्थापित था, और जोधपुर में किसी मित्र की रचनाओं पर एक संगोष्ठी थी। बड़े अच्छे मेरे मित्र वो थे, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं चला गया, और 2 और मित्र, एक दिल्ली वासी, एक मुंबई वासी, हम तीनों एक दूसरे के नाम से तो परिचित थे, लेकिन वो तो ज़माना मोबाइल का भी नहीं था, लैंडलाइन टेलीफोन का था, और वो भी ज़रा अफोर्डेबल नहीं हुआ करता था। तो हम लोगों में आपस में भी कोई संवाद नहीं हुआ, हम वहीं मंच पर ही मिले। और ये संयोग था कि उन मित्र की रचनाओं पर हम तीनों की राय लगभग एक सी ही थी, और वो बहुत अनुकूल नहीं थी। अच्छा। अब उस पर वो मित्र वहीं इतने नाराज हुए, उनकी नाराजगी तो नज़र आ रही थी। उन्होंने मुझे तो कुछ कहा नहीं, और ठीक है, मेरी भी अपनी आवास की वहाँ व्यवस्था थी, स्थानीय पारिवारिक व्यवस्था। मैं चला गया, उन दोनों मित्रों को उन्होंने बाहर से बुलाया था, किसी होटल में ठहराया। बाद में मुझे पता लगा कि उनमें फौजदारी हुई बाकायदा। अच्छा। और उनका जो, जिन मित्र की रचनाओं पर वो सारी बात थी, उनका ये कहना था कि मैंने इतने पैसे खर्च करके तुम्हें इसलिए थोड़ी बुलाया था कि तुम मेरी कमियां बताओ। और वो उसके बाद, अब तो बहुत लंबा समय हो गया, उनसे मेरे बोलचाल के संबंध भी नहीं रहे। जबकि ये, हालांकि कहना बहुत छोटी बात है, मैं अपना खर्चा करके अपनी छुट्टी लेकर उस आयोजन में गया था, लेकिन उन्हें ये स्वीकार नहीं हुआ कि उनके बारे में कुछ भी प्रतिकूल कहा जाए। ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन मेरा भी ये कहना है कि हमें अवसर भी देखना चाहिए। देखिए, सामान्यतया हमारे यहाँ साहित्य में लोकार्पण के कार्यक्रम होते हैं, और वे बहुत औपचारिक कार्यक्रम होते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ मुझे मूल्यांकन करने के उत्साह से बचना चाहिए। वो एक सद्भावना वाला, सेलिब्रेशन वाला कार्यक्रम होता है। आपने किताब लिखी, बहुत अच्छा है, बधाई, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मुझे आपकी किताबों पर, आपके लेखन पर गंभीरता से कुछ लिखना है, तो फिर मुझे इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन लोग नाराज होते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है, और आज भी ये दौर बिल्कुल बदस्तूर जारी है। हमारे एक मित्र हैं जो आलोचक भी हैं
और समीक्षा भी करते हैं। उन्होंने एक बार बातचीत में मुझे ये बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रभात जी देखिए कि जब मैंने एक दो लोगों की आलोचना की तो लगभग दुश्मन जैसा व्यवहार मेरे साथ होने लगा, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेखक ये नहीं चाहता कि तारीफ के अलावा उसके बारे में कोई आलोचना शब्द कही जाएं। तो इससे एक तो बात प्रतिध्वनित ये होती है कि आज के दौर की जो आलोचना है वो या तो प्रायोजित आलोचना है, और या बताना चाहिए कि आलोचक बहुत डरते डरते बचते हुए आलोचना कर रहा है, जिससे आलोचना का वो जो मुखर स्वभाव है वो उभर कर नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। पहले तो ये कि या तो वो प्रायोजित है, और अधिकांशतः जो पुस्तक समीक्षाएं हिंदी में हो रही है वे तो प्रायोजित ही समीक्षाएं हैं। मुझे ये कहने की आप अनुमति दीजिए। एक तो पुस्तक समीक्षाओं के लिए स्पेस लगभग खत्म हो गया है। अखबारों में पहले पूरा का पूरा एक पेज हुआ करता था, वो घटते 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 4-6 पंक्तियों पर आकर सिमट गया है। अगर कोई लेखक किसी अखबार को, किसी प्रकाशन को अपनी किताबें 2 प्रतियां समीक्षा के लिए भेजे तो वो किसी समीक्षक को भेजे, समीक्षक सोचता है मैं काहे को ये बेकार करूं, उनको लगता है कि समीक्षक नहीं है, तो अखबार वाले लेखक को कहते हैं कि भैया आप इस समीक्षा भी लिखवा कर भेज दीजिए। अब वो लेखक सीधे समीक्षक को कहता है कि मैंने आपको किताब भेजी है, आप इसकी समीक्षा लिख दीजिए। तो एक तो समीक्षक पर वैसे ही थोड़ा सा दबाव हो जाता है कि इन्होंने किताब भेजी है, वो परिचित और मित्र भी है, तो आप उसके प्रति बहुत मुलायम रहें जी। और वो सब होने के बाद जब वो समीक्षा छपती है और अगर उसमें कहीं कुछ जरा सा भी प्रतिकूल हो तो जैसा आपने कहा और जैसा मैंने कहा वो स्थितियां आती हैं। अब बात आलोचना की रही, समीक्षा से अलग हटकर आलोचना की बात, तो धीरे धीरे हो ये रहा है कि आलोचना एक साहित्य के विद्यार्थियों की जरूरत के सिवा बहुत कम हो गई है। अच्छा, आलोचना कोई लिखे भी किसके लिए? आपने 20 किताबें लिखी, कोई बड़ा आलोचक उन किताबों को गंभीरता से पढ़कर उन पर लिखे, उस लिखे को कौन पढ़ेगा जी। अब धीरे धीरे उस तरह के साहित्य के गंभीर पाठक भी कम होते जा रहे हैं जिनके लिए आलोचना लिखी जाए। तो अब मुझे लग रहा है कि आलोचना की कोई बहुत अच्छी स्थिति हिंदी में नहीं रह गई है। सारा का सारा जोर आज हिंदी लेखन में कथेतर पर है। जी जी बिल्कुल। तो आपके बारे में तो ये कहा ही जाता है कि कथेतर में आपने बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी ये कमी महसूस होती है कि हिंदी की अन्य विधाओं में जितना लिखा जा चुका है उसके मुकाबले, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि कथेतर में उतना नहीं लिखा गया। तो आपको क्या लगता है कि कथेतर में कितनी लिखने की और संभावनाएं हैं? और इसके साथ ही एक सवाल और जोड़ रहा हूं मैं कि कथेतर को आप साहित्य ही मानते हैं या ये कोई श्रेणी है? पहले तो आपका पहला प्रश्न जी प्रभात जी, देखिए जब आप कविता से, कहानी से, उपन्यास से, उसके वॉल्यूम से कि उसमें बहुत लिखा गया है, कथेतर की आप तुलना करते हैं तो आप एक अन्याय कर रहे हैं। अन्याय ये कि इन विधाओं का इतिहास कितना पुराना है। अगर आप चंद बरदाई से लेकर आज तक की हिंदी कविता की बात करें, अगर आप और कुछ नहीं तो भारतेंदु युग से ही सही, प्रेमचंद से ही सही, आप अगर हिंदी कथा साहित्य की बात करें तो उसको कितना लंबा समय मिला है लिखने के लिए। कथेतर कितना पुराना है नाम? मुझे लगता है मुश्किल से 20-25 साल पुराना है। बिल्कुल 20 साल भी नहीं हुए। तो अब जो साहित्य जिन विधाओं में 1000 साल से लिखा जा रहा है, उन 1000 साल से लिखे जा रहे साहित्य की तुलना अगर आप 20 साल से लिखे जा रहे एक विधा के साहित्य से करें तो ये तो बिल्कुल असंतुलन वाली बात होगी। लेकिन आज हिंदी का पाठक भी सबसे ज्यादा कथेतर पढ़ना चाह रहा है और हिंदी का लेखक भी सबसे ज्यादा कथेतर लिख रहा है। अच्छा, अब कथेतर है क्या? आप जरा इस पर भी विचार कीजिए। बिल्कुल, जो कथा से इतर जो कथा से इतर हो लेकिन जिसमें कथा हो। बिल्कुल, वो ऐसा नहीं है कि कविता को भी आप कथेतर कह देंगे, नाटक को भी कथेतर कह देंगे, ऐसा नहीं है। वो स्वतंत्र विधाएं हैं। अब ये असल में एक अम्ब्रेला है जी, जिसमें 4-5-6 विधाओं को हमने एक साथ ले लिया है। आपने इसमें थोड़ा सा निबंध ले लिया, संस्मरण ले लिया, रेखा चित्र ले लिया, व्यंग्य भी थोड़ा सा कथेतर में आ जाएगा। लेकिन
असल बात तो मुझे ये लगती है कि आज हिंदी में विधाओं की जकड़बंदी पूरी तरह टूट चुकी है और विधाओं के बीच में जो पार्टीशन थे वो अब नहीं रहे हैं। असल में लेखक भी विधा नहीं लिखता है, उसको जो लिखना है वो लिखता है, और आपके लिए भी कई बार ये तय करना मुश्किल होता है। आप तो तय क्यों करेंगे, मैं भी क्यों करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो विद्यार्थी पूछेगा सर ये किस विधा की रचना है। बिल्कुल। लेकिन अब वो विधा का, अब बहुत सारी किताबें ऐसी आई हैं जो किसी विधा में सिमटती नहीं है, तो उनके लिए हमने एक नाम चुन लिया, कथेतर जी। तो आज बड़ा एक लिबरल सा मामला है, बिल्कुल रिजिड नहीं है। पहले हम बिल्कुल तय करते थे कि साहब ये महाकाव्य है या खंड काव्य है जी, या तो आप इधर हैं या उधर हैं, ये उपन्यास है या कहानी है। आज ऐसा नहीं है, आज जो कुछ लिखा जा रहा है लिखा जा रहा है, विधा आपका काम है तय करना जी। अब रवीश कुमार ने एक नई विधा पैदा कर दी, लप्रेक, लघु प्रेम कथा। लघु प्रेम कथा ठीक है, अब वो नहीं चली वो अलग बात है, लेकिन ऐसी कितनी सारी विधाएं लोग अपनी अपनी लेकर आए, अपनी अपनी तरह से लोग लिख रहे हैं। और बस मैं लिख रहा हूँ, पाठक पढ़ रहा है, विधा होगी बाद में तय कर लेगा कोई। जी बिल्कुल, साहित्य में प्रयोग तो होते ही रहते हैं और आज भी हो रहे हैं। श्रोताओं, एक बार फिर से आपकी जानकारी में ये बता दूं कि आज हम इस बॉक्स एफएम के खास कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। आइए, और दो लोग हमसे जुड़े हैं, सुनते हैं वो आपके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सतीश कौशिक, सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय विमर्श महाविद्यालय बीकानेर, वर्तमान जयपुर निवासी। आज आपसे मेरे अपने परम आदरणीय अग्रज डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के बारे में कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूँ। साहित्य जगत में सूर्य की तरह दीप्यमान सितारे के रूप में स्थापित विभिन्न विधाओं के ज्ञाता एवं मर्मज्ञ रचनाकार, चाहे वे आलोचना हो या स्तंभ लेखन हो या यात्रा वृत्तांत हो या अनुवाद हो या कोई अन्य साहित्य की विधा हो, सभी में समान रूप से अधिकार रखने वाले, अपने दोस्तों के मध्य दुर्गा बाबू के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल से मेरा परिचय सन 1986 में सिरोही महाविद्यालय में हुआ। अग्रवाल साहब से उम्र व अनुभव में तकरीबन 17 वर्ष के अंतराल के बावजूद उनसे जो आत्मीयता, अपनापन व प्रेरणा मिली, वो निरंतर आज 40 वर्ष उपरांत भी वही ताजगी लिए हुए जीवंत विद्यमान है। एक शिक्षक के रूप में दुर्गा बाबू विषय व संकाय की सीमाओं से परे जाकर भी अपना ज्ञान स्थान व समय की सीमा लांघकर सभी संकायों के विद्यार्थियों को बांटते थे। विद्यार्थियों से अपनत्व व आत्मीयता व शिक्षण में नित्य नए प्रयोग, कक्षाएं नियमित रूप से लेना, विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित करना, न केवल पढ़ने के लिए वरन एक बहुत अच्छे देश के नागरिक बनने के लिए अग्रवाल सर के विशेष गुण थे। मंच संचालन का तो क्या कहना, अद्वितीय, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। सिरोही महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम एक महोत्सव के रूप में 4 दिनों तक चला करता था, जिसमें सिरोही शहर की जनता भी चाव से भाग लेती थी। उस प्रोग्राम की रूपरेखा, छात्रों की तैयारियां, उनमें प्रतिस्पर्धा, सभी कार्यों के केंद्र बिंदु हमारे प्रिय अग्रवाल साहब ही हुआ करते थे। प्रशासक के रूप में भी अग्रवाल सर ने उपाचार्य, प्राचार्य तथा निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर रहते हुए एक अमिट छाप अपने छात्रों, शिक्षक साथियों और कार्मिकों के दिल पर एक समान रूप से छोड़ी। इतना सौम्य, सरल, सहज, दृढ़ तथा साथ ही अत्यधिक मृदुल स्वभाव के धनी अग्रवाल सर के पास सभी की समस्याओं का समुचित समाधान था। जब व्यक्ति संवेदनशील होकर एक समान भाव से सभी प्रकार के वाद से इतर कार्य करता है तो वह व्यक्ति सर्वग्राह्य बन जाता है। अग्रवाल सर से वैचारिक भिन्नता रखने वाले लोग भी समान भाव से प्यार व दुलार प्राप्त करते थे। यूं तो कितने ही समय तक सर के बारे में बोला जा सकता है, लेकिन पाबंदी हर जगह की होती है, यहाँ भी समय की है। आदरणीय अत्यंत प्रिय अग्रवाल सर को नमस्कार व निरंतर अपने सृजन धर्म में रत रहने की शुभकामनाओं सहित मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शहर के अनुवादक, आलोचक, स्तंभकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर शहर ही नहीं हमारे प्रदेश का भी चेहरा है। मैं तो उनके रुचि के विस्तृत क्षेत्र जानकर अचंभित होती हूँ। साहित्य, समाज, राजनीति, शिक्षा, तकनीकी, फिल्म, संगीत
मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्हें रुचि नहीं? और केवल रुचि ही नहीं, वे सभी विषयों पर बढ़िया जानकारी रखते हैं। अच्छा खासा शोध कर किसी भी विषय पर जब आप कलम चलाते हैं ना, तो राष्ट्रीय स्तर के मीडिया से होते हुए अपने पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहते। समय की नब्ज पर उनकी पकड़ इतनी सटीक है कि कथेतर की ओर चलन बाद में आया होगा, वे पहले उस राह पर बढ़ चले थे। उनकी अवलोकन, विवेचना और विश्लेषण की क्षमता के लिए उनकी दर्जन भर किताबों का नाम लेकर समय और बाइट नहीं खाऊंगी। हाँ, मगर उन्हीं पुस्तकों ने उनके सोच, विचार और व्यवहार को साबित किया कि मृदुल, विनम्र डीपी सर के गले किसी भी प्रकार और स्तर का भेदभाव नहीं उतरता। पहले ब्लॉगर, पहली ऑनलाइन पत्रिका के संस्थापक डीपी सर तकनीकी प्रवीणता में हमारी पीढ़ी से भी आगे हैं। जब हम उन पर केंद्रित अमृतोत्सव आयोजित कर रहे थे ना, तो उनके कंप्यूटर से बड़े ही व्यवस्थित ढंग से विभिन्न फोल्डरों में हमें बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स सहेजे हुए मिले। राजस्थान का वह पहला कार्यक्रम होगा जो इतना हाईटेक रहा, जहां QR कोड से अतिथियों से तस्वीरें और वीडियो का आदान प्रदान हुआ। तो प्रसाद जी और प्रभात जी, आप दोनों को मैं जयपुर से कविता मुखर का अभिनंदन देती हूँ। जी, 2 संदेश और एक तो आपके बहुत पुराने लोगों में सतीश कौशिक जी काफी लंबे समय तक बीकानेर रहे और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनसे मुलाकात मेरी उनसे हो नहीं पाई, क्योंकि मैं भी सन 2000 में वहाँ बीकानेर को छोड़कर जयपुर आ गया था। उसके बाद में मिलना बहुत कम लोगों से हुआ बीकानेर के। खैर, हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, वापस लौटते हैं आपके संस्मरण में गए दिनों का सुराग लेकर। इस संस्मरण की पुस्तक में कई रोचक संस्मरण भी हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मामू बना दिया जो आपने 77 के बाद में, या जो वापस जब कांग्रेस सरकार आई थी, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ था, उस दौर की बात आपने कही। क्या कभी आपको अपनी इस पुस्तक में कोई ऐसा संस्मरण जो सबसे बेहतरीन लगा हो, और कोई ऐसा संस्मरण भी जिसको लिखने के बाद आपको लगा कि बड़ी मुसीबत मोल ले ली है आपने? मुसीबत तो मोल नहीं ली, इसलिए कि इसमें बहुत सारे संस्मरण ऐसे भी हैं जो लोगों के बारे में अप्रिय बातें कह रहे हैं, या यूँ कहें कि उनकी किसी कमज़ोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि ऐसे संस्मरणों में मैंने संबद्ध व्यक्ति का नाम कहीं नहीं लिया है जी। इसमें इन सारे संस्मरणों को आप चाहें तो मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जिनमें लोग नाम के साथ आ रहे हैं जी, और दूसरा जिनमें लोग नाम के बगैर आ रहे हैं। तो अब जब किसी का नाम नहीं है तो उसके नाराज होने की आशंका भी बहुत कम हो जाती है। कम से कम अब तक मुझे किसी का ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों लिख दिया। एक बात जी। दूसरी बात, प्रिय की जहाँ तक बात है, एक तो वो जो स्थायी उत्तर हम सब लोगों का होता है कि एक पिता के लिए अपनी सारी संतानें अच्छी होती हैं, तो एक उत्तर तो वो है जी। लेकिन एक लेखक के रूप में आप भी जानते हैं कि कभी आप कुछ लिखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ आज तो मज़ा आ गया, और कभी आपको लगता है कि हाँ ठीक है। मैं इतने वर्ष अध्यापक रहा, कभी कभी मुझे लगता था कि हाँ आज तो पढ़ाने में मेरे को बहुत मज़ा आया है, और कभी लगता था कि हाँ 45 मिनट ठीक ठाक बीत गए हैं। जी, अच्छा। ऐसा ही अपने साथ भी होता है। आप किसी का लेक्चर सुनते हैं, किसी को वो करते हैं, कभी आप बहुत प्रसन्न होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो इस किताब में 3-4 लेख, एक की बात मैं नहीं करूँगा, मुझे लिखने में बहुत मज़ा आया और मुझे लगा कि हाँ यहाँ कुछ बात अच्छी तरह बन रही है। एक तो इसमें लेख है जब पूरा आलेख ही बाँच दिया गया। जी जी, बिल्कुल। और मैं जिन दोस्तों ने ये किताब नहीं पढ़ी है उनको ज़रा सा 2-3 वाक्यों में बता दूं कि ये राजस्थान के एक राज्यपाल जी का वर्णन इस संस्मरण में हो रहा है। और जैसा सरकारी प्रक्रिया से जो लोग परिचित हैं वो जानते होंगे कि बड़े लोगों के भाषण बड़ी तैयारी से लिखे जाते हैं। बिल्कुल। अब मैं जब सिरोही में नियुक्त था
तो गर्मियों में राज्यपाल माउंट आबू आया करते थे, और उन दिनों अगर माउंट आबू में कोई कार्यक्रम होता था तो उनका भाषण लिखने के लिए संबद्ध लोगों को आदेश निर्देश दिए जाते थे। बिल्कुल। भाषण लिखने के लिए तो नहीं, उस भाषण के लिए इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो एक साहित्यिक आयोजन माउंट आबू में हुआ, और क्योंकि राज्यपाल महोदय को वो उस आयोजन की अध्यक्षता करनी थी, तो सिरोही कलेक्टर के पास ये आया कि इस तरह का साहित्यिक आयोजन है तो कुछ नोट्स भिजवाए जाएं। कलेक्टर साहब ने, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा संस्थान कॉलेज है, कॉलेज को वो अनुरोध सरका दिया, और जब कॉलेज में आया तो सबसे पहले हिंदी का अध्यापक पकड़ा जाता है, तो मैं पकड़ा गया और मैंने भी घास काटी। घास इस तरह काटी कि कौन नोट्स वोट्स बना कर दे। संयोग से उस विषय पर मेरा कोई एक 30-35 पेज का लेख राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया था, तो मैंने उसकी पुस्तिका प्राचार्य जी को दी, प्राचार्य जी ने कलेक्टर साहब को दी, कलेक्टर साहब ने महामहिम के कार्यालय को भेज दी। संयोग से उस आयोजन में मैं भी एक लेखक के रूप में मौजूद था, और महामहिम ने वो 35 पेज का मेरा जो लेख है वो बाँचा, पूरा का पूरा बाँचा उन्होंने। अच्छा। और वहाँ जो दर्शक श्रोता जो भी थे, राजभवन के आतंक से आतंकित, वो कसमसा रहे हैं, और राज्यपाल जी उसको पढ़े जा रहे हैं। जी। तो वो बड़ा मज़ेदार प्रसंग था, और उसको मैंने बड़े रस लेकर लिखा भी है। नाम उसमें राज्यपाल जी का नहीं है, किसी का नहीं है। जी। और एक सिरोही का ही एक प्रसंग और है, काश उसने मुझे न पहचाना होता। जी बिल्कुल। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, और हम लोग जो छोटे कस्बों में रहने वाले लोग हैं, ज़रा उनके जीवन की तरफ आपको ले जाता है। असल में सिरोही बड़ा छोटा सा कस्बा है, जी बिल्कुल। और मैं क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहा, और थोड़ा सा मेरा व्यवहार भी सहज है, तो लोगों से मेरा मिलना जुलना खूब होता रहा। जी। अब उस ज़माने में क्या वहाँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, एक बिल्कुल सड़क छाप ढाबा था। आजकल तो ढाबे भी हाईटेक होने लगे हैं। वो बहुत साधारण ढाबा था, लेकिन हम अपने हर सेलिब्रेशन के लिए उसी ढाबे पर जाया करते थे। वर्षों उस ढाबे का हम लोग आनंद लेते रहे। जी। अब हुआ ये कि मैं सिरोही से पदोन्नत वगैरह वगैरह होकर जयपुर आ गया, और जयपुर में मैं जिस पद पर था, जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन, वो हमारे तंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। तो सिरोही में किसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे, जी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उन्हें मेरा अतीत नहीं मालूम था कि मैं वहाँ रहा हुआ हूँ, और जैसे ही मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, हम आपको खाना खाने के लिए ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बड़ी मजबूरी है, हम एक साधारण जगह आपको ले जाएंगे। मुझे भी समझ में आ गया कि उनको पता नहीं है और वो संकोच में पड़ रहे हैं। वो किसी बड़े शहर से आए थे, तो उनको लग रहा था कि ऐसी फटीचर जगह जॉइंट डायरेक्टर साहब को कैसे ले जाएं। जी, लेकिन उन्होंने बेचारों ने पूरा प्रयास किया। पहले खुद वहाँ गए ढाबे पर, और वहाँ के मैनेजमेंट से कहा कि हमारे सबसे बड़े अधिकारी आ रहे हैं, उनकी खातिर तवज्जो में कोई कमी न रह जाए वगैरह वगैरह। अब वो मैं प्रिंसिपल साहब और 2-3-4 लोग वहाँ गए, जाकर बैठे, और उस ढाबे का एक पुराना कर्मचारी जो एक तरह से मैनेजर भी था, वेटर भी था, सब कुछ था, वो आया और उन्होंने कहा साहब, वो आप कह रहे थे आपके बड़े साहब आने वाले हैं, वो कहाँ हैं? बिल्कुल। तो उसने कहा कि ये बैठे हैं। तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा कि ये काहे के बड़े साहब, ये तो अपने अग्रवाल साहब हैं। इनकी तो पसंद नापसंद मुझे सब मालूम है। जी, आप नियमित जाते होंगे वहाँ। हाँ, हम लोग खूब जाते रहे हैं। अब मुझे लगा कि वो जो प्रिंसिपल साहब ने एक गुब्बारे में हवा भर भर के मेरे ईगो को जो फुला दिया था और खूब बड़ा कर दिया था, वो बंदा आया और उसने एक हालपिन चुभा कर उस गुब्बारे को फुस कर दिया। तो मुझे लगा कि कमबख्त ये अगर आज नहीं पहचानता तो प्रिंसिपल साहब की नज़र में तो मैं बड़ा बना रहता। अब तो इसने मेरे बड़प्पन को मिट्टी में मिला दिया। तो इसको लिखने में मेरे को बहुत मज़ा आया। जी, बहुत बढ़िया सर। आपसे बातचीत करते हुए 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं लगा। बस एक आखिरी सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ कि आपने लगभग 50 साल से तो ऊपर हो गए होंगे आपको लिखते हुए, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि बस अब और नहीं, या कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं, अभी कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई हैं जिसे लिखना ज़रूरी है? प्रभात जी, इस सवाल का जवाब यही है कि हम लोगों की जो भी उम्र हो गई हो,
अब मैं बताऊं क्यों लोगों को कि मेरी क्या उम्र है। जी। लेकिन जो भी उस उम्र में सुबह से लेकर शाम तक हम सांस लेते हैं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं लगा कि बहुत सांस ले ली। जी बहुत तो बढ़िया। उसी तरह से मुझे लगता है कि लिखना ये भी अब हमारे लिए सांस लेने के समान है। अगर लिखेंगे नहीं तो करेंगे क्या, पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। मुझे और कुछ आता भी नहीं है, देखिए। जी। तो अब लिखना और पढ़ना यही मेरे जीने का साधन है। जब तक सांस चल रही है, जब तक जी रहे हैं, लिखते रहेंगे। अब कोई पढ़े, कोई न पढ़े, कोई पसंद करे ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन लिखने के सिवा और कुछ नहीं आता है तो और कुछ करने की कोई संभावना नहीं है। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। मूर्धन्य व्यंग का शरद जोशी जी ने भी ये कहा था कि लिखना, व्यंग लिखना मेरे लिए जीवन की एक तरकीब है, और जब जब मैं पढ़ता हूँ कि मैंने क्या कुछ लिखा है, मुझे लगता है मैं इतना जी लिया हूँ। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, अपना बहुमूल्य समय आपने दिया और बहुत बेहतरीन बातचीत हुई, और हमारे श्रोताओं को भी आनंद आया होगा। निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने के अवसर भी मिले होंगे। एक बार पुनः बॉक्स एफएम के स्टूडियो में पधारने के लिए डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉक्स एफएम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे दोबारा बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। और सबसे ज़्यादा आभार, मैं चकित था। असल में हम लोग जब इस कार्यक्रम से पहले बात कर रहे थे तो आपने हवा भी नहीं लगने दी, बल्कि मुझे लग रहा था कि शायद किसी ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा होगा। लेकिन अच्छा। मेरे इन आत्मीय जन ने, डॉक्टर माधव हाड़ा ने, कृष्ण कल्पित जी ने, डॉक्टर BL आच्छा जी ने, नीलिमा टिक्कू जी ने, सतीश कौशिक जी ने और कविता मुखर्जी ने मेरे बारे में जो कहा, मैं सच कह रहा हूँ, उनको सुनते हुए मैं भावुक हो रहा था। मेरी आंखें और मेरा गला भर आ रहा था। ये दोस्तों का प्रेम है जो इस ज़िंदगी को जीने काबिल बनाता है। तो बस जीवन का जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें भी ये प्रेम ऐसे ही बना रहे और आप श्रोताओं से मुखातिब होने के अवसर मिलते रहें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।